बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ख़ूबसूरत शख्सियत, ख़ूबसूरत आवाज़, ख़ूबसूरत अंदाज़, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम, न्यूज़ कास्टर, कॉम्पेयर, मोहतरमा मुदस्सरा अतहर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंसारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कब आपको पता चला कि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और आपको रेडियो में जाना चाहिए? मुझे ये रेडियो आके पता चला। अच्छा, और आपको किसने मुतारफ़ करवाया? असल में हुआ ये था, ये एक हादसाती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको पता है कि शादियों में वैसे भी बच्चियाँ गाना या शाने गाती हैं। छोटे थे हम लोग भी तालियां बजाते थे और गाना शाना क्या गाना। लेकिन ये कि मेरी एक दोस्त थी पिंडी रेडियो में, पिंडी 1 में जिसको हम कहते हैं। जी जी जी। वो मैं उनसे मुलाकात के लिए मुझे उनके घर जाना होता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी और बहुत ज़रूरी काम था मुझे उनसे। तो उन्होंने कहा तुम रेडियो आ जाओ। तो मैं उनके पास रेडियो चली गई। उस वक्त अल्लाह ताला मग़फ़रत करे, ज़फ़र ख़ान नियाज़ी साहब SPP थे उस वक्त, वहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर प्रेजेंटेशन थे। तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई उनसे कि मेरी दोस्त है और इस्लामाबाद से आई हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं? मैंने कहा जी कुछ नहीं करती। तो जैसे उनकी आदत थी वो बहुत ज़्यादा मजाक और इस तरह से, कभी ऐसा नहीं, जिंदा दिल बंदे थे, बहुत जिंदा दिल बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा कभी प्रोग्राम सुना? तो मैंने कहा कौन सा? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं। अब वो थोड़ा सा इस बात को मुझे नहीं पता था कि वो माइंड करते थे, और मेरी दोस्त जो थी वो मुझे तो इशारे से कह रही थी कि ऐसे ना कहो ना। मैंने कहा आपने कभी गुलदस्ता सुना? मैंने कहा हाँ गुलदस्ता मैंने सुना, वो आपका 7 बजे 7:30 बजे आता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा वो खुश हो गए। तो क्या सुना गुलदस्ता में? मैंने कहा वो गुलदस्ता में ना बड़े मज़े की छोटी छोटी बातें करते हैं, और वो तो खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे अपनी किताब दी, चकोर पहिए, ये चाय शाय पिलाई। और उसके बाद जब हम निकलने लगे तो मुझे कहते हैं कि आपको पता है आपकी आवाज़ अच्छी है। इंकशाफ हो गया। मैंने कहा अच्छा, कभी रेडियो आने को दिल किया? मैंने कहा शौक़ तो है, और अभी सुमेरा को देख के बड़ा दिल किया, लेकिन पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि नहीं। चाहे तो आप कांटेक्ट नंबर आप अपना दे दें, हम आपको बुला लेंगे। बस वो एक प्रोड्यूसर का जुमला था, एक अजीम शख्सियत है, वो उस्ताद है मेरे। तो वापस आते हुए दिल में आया कि मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आवाज़ अच्छी। मैं तो वो शादियों पे गाने भी गाती हूँ। अच्छा। लेकिन यह है कि फिर थोड़ी देर से बाद मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि नियाज़ी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं, तो तुम आओ। वो मैंने अपनी वालदा से ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि चलो जाओ। अगर अव्वल तो हमारी फैमिली में ऐसा उस वक्त एज ए कॉम्पेयर न्यूज़ रीडर कोई भी नहीं था। ये कब की बात है? ये 84 की बात है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो मैं चली गई और उन्होंने ऑडिशन लिया। रहमान फ़ारूकी साहब थे जिन्होंने ऑडिशन में बैठे, और बड़े अच्छे तरीके से रहमान फ़ारूकी साहब ने बड़ा, वो कहते हैं बहुत अच्छी आवाज़ है लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पंजाबी टच बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका मतलब आप पंजाब के किसी इलाके से बिलोंग करती हैं? जी। किस खूबसूरत इलाके से? सियालकोट से मेरे अबू हैं, लेकिन हम तो सियालकोट बहुत ही कम गए हैं। लेकिन अम्मी अमृतसर से थी, तो लाहौर से माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया। अरे माशाल्लाह, हम भी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, पटियाला से ना। अबू सियालकोट से। अच्छा। अब वो घर में भी पंजाबी बोली जाती है। आजकल के बच्चों वाला दौर तो नहीं है कि घर में माँ बाप बेशक सिंधी पंजाबी बोले, लेकिन उन्होंने उर्दू बोलनी है, या मोस्ट लाइकली अब तो देखा है कि इंग्लिश बोली जाती है। जी, बच्चों को सिखाया जाता है। माँ बाप की बोलियाँ भूल गए हैं बच्चे। वो फिर मैं जबकि इत्तेफाक ऐसा है कि उन्होंने ऑडिशन लिया, सारा कुछ किया, लेकिन कुछ उन दिनों मेरी अम्मी को कैंसर था। तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, तो थोड़ी सी वो परेशानी भी थी। और इस्लामाबाद से पेशावर रोड जाना तकरीबन घंटा लगता था। उस वक्त गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी तो नहीं थी, वैगनों पे जाना होता था। लेकिन बहरहाल उन्होंने, नियाज़ी साहब ने मुझे पास बिठाया, और यूँ समझे कि पूरा दिन बिठाया। ये पढ़े, ये पढ़ के दिखाएं, ये क्या करते हैं, ये देखें मैं किससे मिलता हूँ। अब मुझे समझ ये नहीं आता था कि मैं चाय इतनी पीती नहीं हूँ, और आज मैंने 7 कप चाय की पी लिए, लेकिन हासिल हुसूल
कुछ नहीं है। वो मेरे नज़दीक हासिल हुसूल नहीं था, लेकिन असल में वही हासिल था। शेर ऐसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऐसे ठीक करते हैं, मतलब आवाज़ तो अच्छी थी, लेकिन अंदाज बनाना पड़ा, वो उसकी रहनुमाई की उन्होंने आपकी। बहुत रहनुमाई की। कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आई, मैंने कहा भी ये तलफ़ुज़ तो मेरा एक दिन में ठीक नहीं होगा। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा शेड्यूल करता हूँ। जदून साहब थे उन दिनों, असलम जदून स्टेशन डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा आवाज़ अच्छी है तो आप इसको बजाय इसके कि डायरेक्ट अनाउंसमेंट में लेके आएँ, आप इनसे प्रोग्राम करवाएं। और उस वक्त उन्होंने किया हम नौजवान प्रोग्राम था। जी जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कनीज़ फ़ातिमा थी। उनके साथ मैंने, अब वो मुझे, उनकी बच्ची थी छोटी सी, और उन्होंने कहा कि घबराना नहीं, मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम वैसे कर रहे हो। बिल्कुल छोटा सा 5 मिनट का चंग था। मतलब ये जुमला उस वक्त भी चलता था, इमरान खान भी कहता है घबराना नहीं, घबराना नहीं। तो लेकिन उस वक्त हम नहीं घबराए, तो अब सिचुएशन और है। अच्छा अच्छा। उसके बाद आबिद हुसैन एक प्रोड्यूसर थे हमारे, जो जर्मनी चले गए हैं। जी 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 जी। वो उन्होंने मुझसे, उन्होंने कहा कि तुम, वो देखा कि ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। उन्होंने कहा कि एक मुसव्विर है जिसका तुम इंटरव्यू करोगी और वो अखबार में आएगा। मैंने कहा मैं इंटरव्यू करूँगी? कहते हैं हाँ, क्यों नहीं करोगे, कर सकती हूँ। मैंने कहा जी मेरा तो अभी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, तो मुझे तो इस तरह से है। वो लाहौर से आए थे, कनीज़ फ़ातिमा और वो तकरीबन इकट्ठे आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उन्होंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और अब मैं क्या, अभी तो मेरा दूसरा है, कैसे अखबार में आएगा। और वो वाकई अखबार में आया कि आज रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से फ़ला इंटरव्यू नश्र होगा। अच्छा। तो वो खैर वो इंटरव्यू नश्र हो गया सारा कुछ। मैंने कहा कि मुझे, कहते बस बहुत अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा तो मैं बचपन में भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, मुझे बताएं इसमें क्या अच्छा है, मज़ीद उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू सुनवा के उन्होंने कहा यहाँ तुम्हारी गलती है, ऐसे इंटरव्यू, लेकिन मैं जो सोच रहा था कि तुम बिल्कुल ज़ीरो हो गई, तुमने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है। ज़फ़र खान नियाज़ी भी बैठे, असलम जदून साहब भी आए, और उन्होंने कहा कि वाकई हमारा ख्याल नहीं था कि आप इस तरह कर जाएंगे, लेकिन वाकई इंटरव्यू आपने अच्छा किया, तो उसका मतलब है कि आप इस लाइन में आगे जा सकती हैं। तो आपको कैसे पता लगा, एक आप मुसव्वरी करती रही हैं? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा सीखने सिखाने का शौक़ है, लेकिन इतना नहीं है। वो भी बेचारे कोई आम सा मुसव्विर था जिसकी उन्होंने इंटरव्यू करवाया। जी जी। तो कहते हैं कि उसमें 2 गलतियाँ जो उन्होंने, बहुत दिलचस्प गलतियाँ, उन्होंने कहा कि आपने एक सवाल उनसे गलत किया और जवाब भी नहीं। मैंने कहा जी क्या? आपने कहा कि आप कभी पेंटिंग करते हुए खो जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खोता तो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, जो सोते हैं वो खोते हैं। तो कहते हैं आना आप समझी ना वो समझे, असल में पेंटिंग करते हुए कोई खोता नहीं है। आपको सवाल ये करना चाहिए था कि आप किस हद तक महव होते हैं अपनी पेंटिंग, अपने काम में मगन होते हैं। बड़े आराम से, मुझे पता ही नहीं लगा। और ऑन अ कप ऑफ टी मेरी पूरी क्लास हो गई। बातों बातों में समझा भी दिया, इसलाह भी कर दी। फिर उसके बाद मैं बार बार यही कहती थी, क्योंकि वो इसके पीछे, ब्रॉडकास्टिंग के पीछे मोटिव ये था कि मैं अपनी दोस्त को मिल लिया करूँ, मुझे अनाउंसमेंट में लेके आए, हालांकि वो मुझे समझाते भी थे कि प्रोग्राम करो, अगर तुम्हें दोस्त से मिलना है तो प्रोग्राम करोगी तो दोस्त को मिलोगी। अगर प्रोग्राम नहीं करोगी तो वो तो दोस्त अपना काम करके चली जाएगी, तुम अपने काम पे लग जाओगी 3 घंटे। ख़वातीन जॉब करती हैं, काम करती हैं, मतलब मुख्तलिफ इदारों में, वो ज़रा अपने शोहर पर रोक शोप डालती हैं, कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं इधर? नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं है, इसलिए कि हम काम करती हैं, अपने पैसे खुद कमाती हैं। मेरे शोहर मुझसे ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह, वो PhD प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर। क्या नाम है? डॉक्टर अतर रफ़ी। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ पे? NARC में थे, अब तो रिटायर हो गए, और वहाँ पे उन्होंने अपना इंसेक्ट म्यूज़ियम बनाया, जिसमें बटरफ्लाइज जो पार्टीशन से पहले की थी वो भी उन्होंने यहाँ शिफ्ट की। जी जी। और मैं तो कभी भी अपने आप को उनसे बेहतर नहीं समझती। अच्छा मैडम, शोबिस की दुनिया में हमने देखा है, मैं भी कोई 25 साल से इसी शोबे से मुंसलिक हूँ, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। मैडम, यहाँ ख़वातीन हजरात जो आते हैं, कोई शादी करते नहीं, कुछ की लेट हो जाती है, इसकी क्या वजह है? अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह को मंजूर होता है हो जाती है। या बाज़ लोग, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया है कि वो अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में स्टैंडर्ड खो देते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये हमारे मुल्क का एक, कहना चाहिए कि एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक
दुखी बात है कि पहले हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसी हूँ तो मेरा हस्बैंड ऐसा हो। मतलब बाकी चले कमाने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी मैंने देखा कि मेरी हाइट अगर 5'5" है तो मेरा हस्बैंड 5'8" होना चाहिए। अब अगर वो हर लिहाज से ठीक है, उसकी जॉब भी ठीक है, तनख्वाह भी ठीक है, घर बार भी अपना है, लेकिन उसकी हाइट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ शादी नहीं करनी। ये तो अजीब सा, ये बहुत अजीब ट्रेंड चल पड़ा है। और अगर मैंने बीए किया है तो मेरा हस्बैंड मास्टर होना चाहिए, मैंने मास्टर किया तो मेरा हस्बैंड पीएचडी या मेडिसिन में होना चाहिए। फिर वो 3 शोबे हैं हमारे पास, फौज में होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, इससे आगे हम नहीं देखते, या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन। तो ये जो क्राइटेरियाज हम लोगों ने बना दिए ना, इसने मसाइल खड़े किए। मैडम, मखलूत माहौल में काम करना का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कोई परेशानी तो नहीं चाहिए? किसी हद थोड़ी बहुत हुई, थोड़ी बहुत के ज़ाहिर है घर का माहौल ऐसा नहीं था, और कभी घर से बाहर निकले नहीं थे इस तरह से कि मतलब अगर गए भी हैं तो या माँ साथ है या बहन साथ है या भाई साथ है, तो आपको खुद से जाके आदमियों के दरमियान में कोई कैसे देखेगा, कोई क्या करेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप खुद ठीक हैं तो फिर सब ठीक है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? माशाल्लाह 3। क्या नाम है उनके? बड़ा बेटा शाहजेब, और उससे छोटा साइमथर, और बेटी अरीज। माशाल्लाह। और शादीशुदा हैं सारे? नहीं, मेरे बच्चे अभी 3 बच्चे अमेरिका में हैं। अच्छा। बड़े बेटे की जॉब हो गई है माशाल्लाह, वहीं पे उन्होंने ग्रेजुएशन किया और वहीं पे जॉब की। छोटे बेटे ने भी ग्रेजुएशन किया, उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, होपफुली इंशाल्लाह उसकी भी जॉब हो जाएगी। और बेटी अभी टेक्सास यूनिवर्सिटी में ऑस्टिन में अभी उसका एडमिशन हुआ है, फर्स्ट ईयर है। अल्लाह ताला उनको भी खुशियाँ दे। मैडम, रेडियो के अलावा क्या मसरूफियात होती हैं? हाँ, पहले तो टीवी से असेंबली और सेनेट की कार्रवाई में पढ़ती थी, और वो तो तकरीबन कितने साल, मैंने 10-12 साल यूँ समझे कि ना चाहते हुए भी फिर वो मेरे पे टैग लगा कि ये मोनोपली है। लेकिन मैं कहती थी ठीक है आप किसी और को बुला लें, तो वो रिकॉर्ड करा के तो कहते थे मैडम बहुत फम्बलिंग हो गई है, आप ही आ जाए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेडियो ने, और इसमें मैं कहूँगी कि ज़ोहरा उस्मानी और मुबशिर अहमद मजूका का नाम मैं लूँगी, ये भी एक हादसाती रिटायर हो गए, दोनों रिटायर हो गए। वो असेंबली की कार्रवाई पढ़नी थी और उनका रीडर नहीं आया था, तो मजूका साहब ने कहा कि आप पढ़ लेंगे। मैंने कहा जी मैं पढ़ लूँगी। 7 सेनेट की कार्रवाई थी, उन दिनों हैंड रिटन होती थी और फैक्स आती थी। तो प्रोग्राम था मेरा यहाँ पे जागता पाकिस्तान, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, शाहिद अमीन साहब बैठे हुए थे अनाउंसमेंट में। जी। तो मजूका साहब ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों आप इनसे पढ़वा रही हैं? तो कहते हैं हाँ मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये इतना कैसे पढ़ेगी ना। कहते कि आधा मैं पढ़ लेता हूँ, आधा ये पढ़ लेती। तो पढ़ लिया। अब दूसरे दिन शाहिद अमीन साहब की ड्यूटी नहीं थी, और अब बहुत से लोग हमसे जुदा हो गए। यास्मीन सलीम को उन्होंने, अरे क्या नाम था, क्या शख्सियत थी, उनको उन्होंने कहीं बुक किया था और वो नहीं पहुंच सकी थी। वो रीज़न तो उस वक्त नहीं पता लगी, लेकिन बाद में हमें पता लगी कि बेचारी खुद कैंसर पेशेंट थी और उनकी कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही थी रात के वक्त। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पढ़ लें, और उसके बाद वो फिर ऐसा सिलसिला चला कि वो स्क्रिप्ट देते थे और चले जाते थे कि ये पढ़ लेना। और मुझे कितना कॉन्फिडेंस था उनको? कॉन्फिडेंस था इसलिए कि जिन लोगों ने ट्रेन किया और उनको पता होता था कि ये फम्बलिंग नहीं करेगी। मुझे अपना सिर्फ एक वो याद है, रिजवान गौरी थे इंजीनियर उस वक्त, और अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। B1 से जहाँ से हमारी न्यूज़ जाती हैं, तो वो असेंबली सेशन बहुत देर तक चला, तो उन्होंने कहा कि हम आपको दे देते हैं तो आप इसको पढ़ लें, साथ पेजेस आते जाएंगे। आजकल जो DM है अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, तो वो भी थे ड्यूटी पे। अब वो कुछ तो पेजेस में लेके चली गई, अब वो साथ फैक्स आ रही थी, तो उन्होंने कहा ऐसे करें कि आप पहले सेनेट पढ़ लें क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो असेंबली साथ आ रही है, तो ठीक है। अब मैं पढ़ रही हूँ, पेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो तकरीबन वो 40 मिनट का मेरा लाइव गया। तो जब वो ख़त्म हुआ, वो हुकअप पे जाता था और मैंने कहा ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पे नशर किया गया। रिजवान गौरी ने एकदम की ऑफ की और आके कहा मैं सा रोक के बैठा सा हून भी
हून भी ये माई चुप करेगी और पानी मांगेगी। अच्छा अच्छा। तो वो कमेंट मुझे आज तक इतना जिंदा दिल आदमी है रिजवान गौरी भी। हाँ, और कहते हैं मैं वाकई मेरी टांगे कांप गई थी कि ये कब नज़र उठाएगी और ये थोड़ा सा इशारा करेगी कि मुझे पानी चाहिए। मैडम लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा माशाल्लाह। जी। या लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील की गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। टोटल अरेंज मैरिज। बचपन में क्यों शरारत जिस पे डांट डपट हुई हो कभी याद है कोई? बड़ी मारे खाई है। अच्छा, कोई ख़ास बात जिस पे मार खाई हो? वैसे मैं शरारती नहीं थी, मैं तो बड़ी खामोश सी जी, जी, थी। जी, खामोश इस तरह से थी कि बस अपनी खेल में लगी रहती थी। बहनें थी, वो बड़ी थी, अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन हम इकट्ठे 3-4 सहेलियाँ उस ज़माने में होता था कि जो स्कूल जा रही हैं रास्ते से एक एक को लेके जाती हैं। तो मेरे साथ 2 बहनें जाती थीं, उनकी वालदा नहीं थी। अच्छा। तो जो बड़ी बहन थी वो सुबह में सारे बच्चों को भिजवा के तो ताला लगा के तो वो स्कूल चले जाते थे। वो एक दिन हमारे पेपर हो रहे थे तो उसके पास बैग नहीं था, वो सिर्फ अपने यहाँ वो गत्ता लेके आई थी, इम्तिहानी गत्ता। उसने मुझे कहा कि मेरी चाबी अपने बैग में रख लो। मैंने कहा ठीक है। कौन सी क्लास में थे? मैं उस वक्त मेरा ख्याल है 5वीं की 6ठी में थी। अच्छा, उस वक्त मैडम कलम दवात का दौर था। कलम दवात का दौर था। स्लेट होती थी, तख्ती होती थी। इसी वजह से जो मोती परोए जाते हैं यहाँ पे, जिनकी हैंड राइटिंग्स हैं, ये उनकी वजह से। सही बात है, बिल्कुल। तो वो जब मैं वहाँ से उसका भी पेपर चल रहा था तो हमारी एक और दोस्त थी, उन्होंने कहा कि आज मेरे घर में ना गोलगप्पे आए हैं। अब हम वो गोलगप्पों के शौक में उसके घर चले गए। वो बेचारी परेशान, अब पीछे उसका पेपर ख़त्म हुआ और उनको कोई बात नहीं चली। वो उसने कहा शायद मुदस्सरा घर चली गई है। वो घर आई, अम्मी से पूछा, वो तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा मेरी चाबी उसके पास है, मेरे बहन भाई आने वाले हैं। जब मैं आई तो मेरी माँ ने ये नहीं पूछा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, दरवाजे से आई तो तड़ाक करके चपेड़े। अच्छा। एक मेरी इजाज़त के बगैर किसी के घर क्यों गई, हमें इजाज़त नहीं। तरबियत, ये तरबियत है मैडम। दूसरी बात ये कि तुम्हें पता था कि उसकी चाबी तुम्हारे पास है, उसकी वालदा नहीं है, और तुम उसकी चाबी लेके अपनी जेब में डाल के तुम गई कहाँ थी, क्या करने गई थी? मैंने कहा जी गोलगप्पे खाने के थे, कभी मिले नहीं है। आज के बाद मैं ना देखो। और उन्होंने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, उसको बुछाड़ कर दी। चाबी दे के तो उसके बाद इतनी बुछाड़ की थी कि मुझे अगले दिन बुखार चढ़ गया था और मेरा पेपर था और मैंने कहा कि मुझे बुखार है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानती बुखार है कि नहीं, गलती तुम्हारी। अच्छा, ज़बरदस्त। ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के हवाले से? बिल्कुल, मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि ख़वातीन कमज़ोर नहीं है, बहुत बाहिम्मत है। जी जी। और एक औरत है जो कहते हैं कि एक माँ जो है वो एक अच्छा माशरा तरतीब देती है को, कि बाप का भी उसमें हाथ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ मैं नहीं कर सकती, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो औरत हूँ, ये है वो, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़कों पे निकल आएँ। अल्लाह ताला ने औरतों को इतनी इज़्ज़त दी है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझें कि हमारे लिए स्पेशल एक सूरत है कुरान में। बेशक। तो हमें हमारे ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता हयात है हमारे लिए। हम जो कहते हैं कि हमें हुकूक नहीं मिले जितने हमारे मज़हब ने हमें हुकूक दिए हैं, ज़रूरत इस बात यह है कि हम उसको फॉलो करें। हम उसके मुताबिक नहीं चलते, उसके बाद कहते हैं कि ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते। तो उसके खुद नहीं बदलते, कुरान बदल देते हैं। मैडम आपको शेर व शायरी से शगफ है? बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, कोई शायर पसंद है? बस जो अच्छा लग जाए कुछ। वैसे फैज़ अहमद फैज़ क्या बहुत पसंद है, है। लेकिन ये उनका है कोई शेर तो याद होगा? उनका फिल्मी गाना तो याद होगा, लेकिन जो नूर जहाँ ने कहती फिल्म में गाया था, मुझसे पहली सी मोहब्बत। अरे क्या कहने, क्या क्या आवाज़, क्या कंपोजिंग, क्या शायरी, क्या शायरी थी, ज़बरदस्त। और आपको मैं खुद बताऊं कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया और पिंडी रेडियो में ही फुरकान साहब थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, लाइब्रेरियन थे। और जब वो हमें मटेरियल आता था तो वो कहते थे ये देखें, उन दिनों रिकॉर्ड्स हुआ करते थे किसके ऊपर ये लिरिक्स भी लिखे हुए हैं किसके हैं और म्यूज़िक भी किसके। तो मैं कहती थी क्या है कि जिसने नगमा लिखा है वो भी बताना है और जिसने मौसीकी दिया है वो भी बताना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा ये लाजमी बताना था। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि वाकई एक
चीज़ के पीछे, चाहे वो फिल्म है, नगमा है, जी जी, इतने लोग होते हैं लेकिन हम सिर्फ सामने एक गुलकार या अदाकार को देखते हैं। तो जो मेहनत बाकी लोगों की पीछे की जो मिलती है टीम- तो वो इतना निखार आता है पीछे जो सामने। टीम है हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। और उसी पे फिर मैंने प्रोग्राम किया था 2009 में सुर संगीत। मुर्तज़ा सोलंकी थे, उन्होंने बड़ा उसको पसंद किया और उसमें उन लोगों की जब हिस्ट्री सामने आई तो ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के हवाले से मैं कहती हूँ, जब वो कैदी फ़िल्म का हमने वो शमी मारा पे गालिबन प्रोग्राम था ये किया कि मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो उसके बैकग्राउंड में आए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो महबूब उसको कह रहा है, आप इसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करके देखें कि वक्त कितना बदलता है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं या आज हम जो काम कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद शायद हम इस तरह से नहीं करेंगे। चाहे आज हमारा जवान है वो कहेगा हाँ उस वक्त मैं खलंडरा था, मैं वन व्हीलिंग भी करता था, लेकिन 10 साल बाद उसको कहे वन व्हीलिंग तो कहेगा नहीं, वो वाकई वो गलत था। जवानी मस्तानी होती है जी। हाँ, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस एक मिसरे में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी हमने बात इसको सिर्फ महबूब तक ले लिया। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ वाली कहते कहते रह भी गए। पहली शायरी में बात ही ये थी, आप चाहे वो फिल्मी शायरी थी, उसमें एक मानी होता था जिसको समझने की ज़रूरत थी। वही बात है कि उस वक्त तो समझ नहीं आई, कि जब समझ आनी होती है, वक्त होता है तो समझ नहीं आती, जब समझ आती है तो वक्त नहीं होता। जी ख़वातीन हज़रात, मोहतरमा मुदस्सरा अतर की खूबसूरत बातें आपने सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरी मेहमान मुदस्सरा अतर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।